नागमन सर, आइए। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। कोविड की सुरक्षा के मद्देनज़र हम लोगों ने मास्क पहना है यस सर। आपस में, और आपसे भी पर्याप्त दूरी बनाए रखी है। लेकिन मास्क पहन के बात करने पर थोड़ी सी दिक्कत होती है। इस दिक्कत को हटाने के लिए मास्क हटा देते हैं बातचीत करते समय। ओके सर। अगर आप भी कंफर्टेबल महसूस करो तो हटा सकते हैं मास्क। श्योर। कोविड के कोई लक्षण तो नहीं है? नहीं सर। और आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कोई खतरा तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो अपने बारे में कुछ ऐसी बातें बताइए कि हम लोग बातचीत आगे कर सकने में सक्षम हों। सर, मेरा नाम हिमांशु है। मैंने अपनी 10th और 12th की एजुकेशन जोधपुर के एन ए बेसेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है। उसके पश्चात मैंने अपनी ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीकानेर गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी की है। वर्तमान में मैं 3 साल से तहसीलदार कार्यालय बापिनी में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूँ और मेरी हॉबी बैडमिंटन खेलना है सर। अच्छा, तो इस समय जो आप कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हैं, तो वहाँ पर जिम्मेदारियाँ क्या हैं आपकी? सर, मैं तहसीलदार कार्यालय में कार्यरत हूँ। मैं वहाँ पर रेवेन्यू सेक्शन जो है वो डील करता हूँ। उसके अलावा विविध शाखा, जिसके अंदर पीएम किसान पोर्टल, पेंशन पोर्टल और जाति और मूल निवास से संबंधित जो सर्टिफिकेट्स जारी होते हैं उनका काम मैं देखता हूँ सर। जाति और मूल निवास से संबंधित जो सर्टिफिकेट्स हैं, यस इसमें कई तरह की धांधली के केसेस आपके सामने भी आए होंगे, बिल्कुल सर। दूसरों के सामने भी आए होंगे। तो ये किस तरह की समस्याएं उसमें आती हैं? अभी सर, मेरे कार्यकाल में मैंने देखा कि ग्राम पंचायत स्तर पर एक आशा सहयोगिनी की भर्ती होती है। उसके अंदर ग्राम पंचायत का ही निवासी होना जरूरी है। इस ऐसे में अभी जो वर्तमान में पंचायत पुनर्गठन हुआ है, इसके अंदर कई ग्राम पंचायत टूटी है। इस वजह से लोगों ने इसका फ़ायदा उठाते हुए मूल निवास गलत जारी करवाने की कोशिश की। लेकिन हमने जो नई वोटर लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको वेरीफाई किया कि वो वर्तमान में उसी ग्राम पंचायत का वोटर है या नहीं, और उसके आधार पर मूल निवास एकदम एक्यूरेट जारी किए। तो वोटर आईडी कार्ड भी तो गलत निवास पर और गलत पत्ते पर जारी किया जा सकता है? नहीं सर, वोटर कार्ड गलत जारी होना मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर बीएलओ, तहसीलदार और संबंधित सुपरवाइजर के साइन होने के पश्चात ही वो सर उसमें करेक्शन होता है, तो उसमें चांस कम होता है। आप एक इंजीनियर भी हैं? यस सर। तो इंजीनियरिंग के बाद आपने नौकरी के लिए कोशिश भी की होगी, नौकरी मिली नहीं? नहीं सर, एक्चुअली ये जो मेरी जॉब है ये मेरी इंजीनियरिंग के दौरान ही मेरी लग गई थी। तो इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद मेरी इसकी ज्वाइनिंग आ गई थी, तो मैंने सोचा इसको साथ साथ। इतना शानदार इंजीनियर कनिष्ठ सहायक के पद के लिए किसी भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरेगा ही क्यों? एक्चुअली वर्तमान की जो जैसी परिस्थितियाँ हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है और जो गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटी अपने आप में कम होती जा रही है, इस वजह से सर। हिमांशु, यस सर। आप बीकानेर में रहे हैं अपने ग्रेजुएशन के दौरान। यस सर। तो बीकानेर राज परिवार और जोधपुर राज परिवार में क्या समानताएं देखते हैं आप? सर, जो बीकानेर की स्थापना है वो राठौड़ राजवंश के द्वारा की गई है, और जैसा कि हम देखते हैं जोधपुर में भी जो राठौड़ राजवंशी है, जो राव जोधा के जो पुत्र हैं राव बीका, उन्होंने ही बीकानेर की स्थापना की है। अच्छा, तो बीकानेर में आपने एक और भी मंदिर का नाम सुना होगा, भांडाशाह का मंदिर। भांडाशाह, इसकी कोई विशेषता? एक भांडाशाह का मंदिर सर सोमनाथ के द्वारा बनाया गया है। इसकी विशेषताओं में इसकी एक मान्यता है, इसका निर्माण सर घी से मतलब किया गया है, ऐसा मैंने सुनने में आया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर नहीं होता डिस्कवर, तो क्या मोटर और जनरेटर हम प्राप्त नहीं कर सकते थे? सॉरी सर। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? सॉरी सर। ओके, हम वर्तमान समय में एक नई टर्म सुनते हैं, क्वांटम डॉट्स। ये क्या चीज़ होते हैं? सॉरी सर। नैनो ट्रांजिस्टर। चलिए, मेहरानगढ़ के बारे में कुछ बताइए। मेहरानगढ़ के किले का निर्माण सर राव जोधा के द्वारा करवाया गया। इन्होंने अपनी जोधपुर में अपनी राजधानी जब स्थापित की तो उन्होंने मेहरानगढ़ किले को एक चिड़ियानाथ टूक पहाड़ी पर स्थापित किया, उसके चारों ओर जोधपुर शहर बसाया। इसके अंदर राठौड़ राजवंश की कुल देवी जो है नागणेची माता, उनका मंदिर है। और सर प्लीज। हिमांशु, यस सर। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कृषि विधेयक पारित किए हैं। यस सर। आपको क्या लगता है कि ये जो विधेयक हैं, जो ये बिल बनाए गए हैं, जो अब कानून का रूप ले चुके हैं, क्या इसमें सच मायने में ऐसी है कि जिसमें किसानों की स्थिति में सुधार होंगे, या ये सिर्फ जुल्म है? नहीं सर, इसमें सुधार होने की सर उम्मीद है। इसमें जो जैसे प्रावधान इसके अंदर कर रखे हैं, जैसे किसान अपनी उपज को एपीएमसी मंडी के बाहर बेच सकते हैं। उसके अलावा निजी निवेशक जो इस कृषि अवसंरचना में निवेश करने के लिए इसमें इस विधेयकों से प्रोत्साहित होंगे, तो कृषि में सर निवेश बढ़ेगा। तो जो कृषि कई सारे संगठन ऐसे हैं, जो किसान संगठन हैं ऐसे, जो उसको काले कानून के रूप में ऐसे संदर्भ में बात कर रहे हैं,
तो इस कानून में काला क्या है? उनका मानना है सर कि इसमें एमएसपी का जिक्र नहीं किया गया है, एमएसपी को इसमें बताया नहीं है। उसके अलावा इसके अंदर जो निजी निवेशक और किसान के बीच जो समझौता होगा उसके बारे में स्पष्ट नियम नहीं है। जो एसडीएम इसके बारे में जो मतलब कमेटी गठित करेगा, उस कमेटी में कौन कौन मेंबर होंगे, इनके बीच जो विवाद है उसका सुलझाना किस तरह से होगा, इस बारे में स्पष्ट नियम नहीं होने के कारण जो किसान है वो हमेशा इससे नेगेटिव रूप से मतलब होते हैं। अच्छा, ये बताइए कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ था? राजस्थान एकीकरण सर 7 चरणों में पूरा हुआ था। कौन से चरण थे? सर पहला चरण था सर मत्स्य चरण। इसका ये सर 18 मार्च 1948 को हुआ था। इसके अंदर जो पूर्वी राजस्थान के जिले हैं करौली, भरतपुर, धौलपुर, इनको सर सम्मिलित किया गया था। ठीक है। फिर दूसरा चरण सर 28 मार्च को हुआ था। उसका नाम सर पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ नाम से था। उसके पश्चात सर सॉरी सर कंफर्म याद नहीं। कितने संभाग हैं राजस्थान में? 7 संभाग है सर। कौन कौन से? जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर। 1 हेक्टेयर में कितने बीघे होते हैं? 1 हेक्टेयर के अंदर 1.95 बीघा होते हैं सर। अच्छा, राजस्थान में औसत व्यक्तियों की देखें तो उनके ऊपर जमीन की उपलब्धता कितनी है? एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे नहीं आता। चलिए ठीक है, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। आइए हिमांशु, बैठिए। थैंक यू सर। तो आप अभी जोधपुर से आए हैं? यस सर। फिर वापस जोधपुर जाएंगे। इंटरव्यू कब है आपका? 9 तारीख को है। तो वहाँ से फिर अजमेर सीधा जाएंगे? यस सर। तो छुट्टी है आपकी कि आप क्या कर रहे हैं? हाँ, छुट्टी तो सर सोच रहा हूँ लेने का। 9 तक सर को मैंने बोला है तहसीलदार जी को भी। बस डरने की कोई वजह नहीं है। आप हमारे ख्याल से, हमारे अनुभव से आप बड़े शानदार कैंडिडेट हैं। बैडमिंटन से सवाल जानबूझकर नहीं पूछा गया क्योंकि आप तैयार करके आए होंगे, है ना? तो बैडमिंटन वाले पक्ष से हो सकता है कि कौन वर्ल्ड चैंपियन इस समय कौन है, कौन सा इसमें गेम खेला जाता है, कौन से ट्रॉफियाँ होती हैं, राइट? भारत के प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, या भारत में सबसे शानदार खिलाड़ी कौन है, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। रैकेट का साइज़ वगैरह, मटेरियल तो आप तैयार कर ही लेंगे। आईआर वाले पक्ष पर थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि पॉलिटी आप चूज़ कर रहे हैं। ज्योग्राफी में आपने सुना ही नहीं है आर्द्रता, ये तो बड़ा गुनाहगारी वाला किस्सा हो जाता है। तो क्योंकि ये बड़े साधारण शब्द है, जब भी आप पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें आर्द्रता आता ही आता है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये सब जो बेसिक शब्दावलियाँ हैं इनको आप अपने साथ फैमिलियर कर दीजिए। जो भी 2-4-5 दिन का समय है, चाहे आपको छुट्टी लेनी पड़े तो छुट्टी ले लीजिए। बिल्कुल सर। ठीक है ना? इंटरव्यू के बाद फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। बिल्कुल सर। ठीक है, आपका कोई सवाल? ठीक है, पूछने सवाल। ठीक है, ठीक है सर। तो जाइए, ऑल द बेस्ट। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, थैंक यू सर। है ना? दबंगई के साथ उत्तर देना है। ओके सर। ऑल द